न्यू यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। दो चैप्टर हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वेटेज की बात करें तो इस बार जो एग्जाम हुआ था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 क्वेश्चन और माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 9 क्वेश्चन। 9 आउट ऑफ 90, तो 10% क्वेश्चन इसी यूनिट से आए थे। यूनिट के इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। Progress in the physics and chemistry proceed much faster than biology. Application of physics and chemistry in our daily life also have a higher visibility than that of biology. However, 20th century and certainly 21st century has demonstrated the utility of biological knowledge in furthering human welfare, be it health sector, agriculture, the discovery of antibiotic and synthetic plant derived drug anesthetics have changed the medicinal practice on one hand and human health on the other hand. Life expectancy human being have dramatically changed over the year. Agricultural practice, food processing and diagnostic have brought socio-culture change in the human communities. दीज आर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इस पूरे में कोई भी लाइन आपको याद नहीं रखनी है। हाँ, ये एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला, बॉर्न 1925, कंबाकोनम, तमिलनाडु, पूरा नाम है मोन काम्बू संभा शिवम स्वामीनाथन। इन्होंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, किस सब्जेक्ट से किया? बॉटनी से। कहाँ से? मद्रास यूनिवर्सिटी। इन्होंने ही वर्कड इन द डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज एक्सपर्टाइज, ये पूछ सकता है कि इनका एक्सपर्टाइज किस मामले में है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च स्टेब्लिश्ड क्या एट, इन्होंने क्या किया? स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, इसकी स्थापना कहाँ की? तो इसकी स्थापना की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पर। स्वामीनाथन और उनकी टीम ने क्या डेवलप किया, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कौन सी? तो कहोगे सेंटेड बासमती राइस, ये पूछ लेगा। सेंटेड बासमती राइस कौन डेवलप किया? इन्होंने ही डेवलप किया। ही इज आल्सो नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्राप कैफेटेरिया। हो सकता है सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाए, क्राप कैफेटेरिया का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? तो आंसर देंगे एम एस स्वामीनाथन। क्राप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इंप्रूवमेंट ऑफ यील्ड एंड क्वांटिटी, स्वामीनाथन ने काम किया है किसके साथ? नॉर्मन बरलॉक के साथ। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहेंगे तो एम एस स्वामीनाथन, और कुछ ना कहे केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन तो यही लगाइएगा। कल्मिनेट इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन, किसमें काम किया है? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, टिक करिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। ध्यान सुनिएगा, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्रम में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो क्या इंट्रोड्यूस किया था? मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ही वाज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड एंड आल्सो इनिशिएटर ऑफ द लैब टू लैंड, ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में आ सकता है। लैब टू लैंड प्रोग्राम किसका है? इन्हीं का किया हुआ है। फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम लैब टू लैब प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम एग्जामिनर पूछ सकता है। ही हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म भूषण भी इनको मिला है एंड सेवरल अदर प्रेस्टिजियल अवार्ड मेडल्स एंड फेलोशिप बाय इंस्टीट्यूट ऑफ
एक्सीलेंस। क्वेश्चन मिल सकते हैं इनके, एम एस स्वामीनाथन से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि अभी पिछला जो पेपर हुआ था उसमें जो साइंटिस्ट दिए हैं उसमें से क्वेश्चन आ गया था, तो साइंटिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है और इसमें काफी क्वेश्चन लिखे हैं। अब चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इंट्रोडक्शन। चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इंट्रोडक्शन। पहला सवाल ये है कि हेल्थ और डिजीज के कॉन्सेप्ट को लेकर के ह्यूमन ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। जब साइंस का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, लोगों को समझ नहीं थी, तो किस पर्टिकुलर व्यक्ति को बीमारी अगर किसी को हो जाती थी तो ये कहा जाता था कि उसकी बॉडी में पाए जाने वाले जो ह्यूमर हैं उनमें इम्बैलेंस हो गया है। एक है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, वो कहती है, जिसको इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और ग्रीक हिपोक्रेट्स मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि ह्यूमन में 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं। एक का नाम है येलो फ्लेग्म, येलो बाइल, एक का नाम है ब्लैक बाइल, एक का नाम है फ्लेग्म और एक का नाम है ब्लड का। इन चारों में जब इम्बैलेंस हो जाता है तभी व्यक्ति बीमार पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझाए हैं। कहा गया जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनको बुखार ज़्यादा आता है। इसको मानने वाले कौन लोग हैं? इसको मानने वाले इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स हैं। ये बात मानने वाले तभी भी थे, अभी भी हैं। इसी बीच में आ गए विलियम हार्वे, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने 2 काम किया। कहा जो ब्लैक बाइल वाला पर्सन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल ही होता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप के डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिए। एक बार डिस्प्रूव हो गए ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक सिस्टम अभी भी यही मानता है। एक और क्वेश्चन है, तो फिर हम लोगों की हेल्थ कैसे गड़बड़ होती है? ये सवाल तो असली है ही अभी। तो विज्ञान ने थोड़ा समझाया है बायोलॉजी से कि हम लोगों की हेल्थ को बनाए रखने की जिम्मेदारी है इम्यून सिस्टम की, और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे माइंड से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि माइंड न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देगा, और जब इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट आएगा तो उससे हमारी हेल्थ पर भी क्या आ जाएगा? इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब हेल्थ की स्टेट माइंड की स्टेट से क्या होती है? इफेक्टेड होती है। एक क्वेश्चन और है, फिर भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में डिजीज कहाँ से आती है? तो डिजीज आने के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है जेनेटिक कंडीशन, कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन से जीन आपने पेरेंट से इनहेरिट किए हैं। अब हीमोफीलिया का जीन आ गया तो डिजीज हो ही जाएगी। तो कौन से जीन आपने इनहेरिट किए हैं, जेनेटिक्स तय करेगी। दूसरा, जीवन काल में कितने इन्फेक्शन आपको हुए हैं, फूड से इन्फेक्शन हुआ है, वाटर से इन्फेक्शन हुआ है, एयर से इन्फेक्शन हुआ है, उससे बीमारी हो जाएगी। और तीसरा, आपने जीवन जिया कैसे है, लाइफ स्टाइल कैसी है। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि कितनी रेस्ट किए हैं और कितना काम किए हैं, कितनी एक्सरसाइज किए हैं। तो लाइफ स्टाइल कैसी है, रेस्ट ही रेस्ट जीवन में किए हैं तो भी बीमार होंगे, और काम ही काम किए हैं तो भी बीमार होंगे। रेस्ट और काम का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगी। फिर भी हेल्थ की असली डिफिनीशन क्या है कि हम कब कहेंगे कि हेल्थ है? तो WHO ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति में सिम्पटम ना होना या बीमारी ना होना हेल्थ की निशानी नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि फिजिकली तो फिट हो ही, फिजिकली आप ऑर्गन वाइज फिट हो, लेकिन फिजिकल के साथ मेंटल और सोशल फिटनेस भी होनी चाहिए। अगर सब मामले में आप फिट हैं तभी आप हेल्दी हैं, क्योंकि जो मानसिक बीमार होते हैं उनके ऑर्गन तो सारे क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। फिर अच्छा सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को हेल्थ मिलेगी कहाँ से, अच्छी हेल्थ कहाँ से मिले? और चलो एक बार मिल भी गई
तो फिर वो अच्छी हेल्थ बनी कैसे रहे? तो सारा खेल अच्छी हेल्थ बनाए रखने का है। अच्छी हेल्थ बनाए रखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन का एक प्रोपोर्शन होता है, उसी प्रोपोर्शन में चीज़ें खाएं। सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन लेंगे तो भी दिक्कत, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी दिक्कत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस होनी चाहिए बीमारी को लेकर के, कि अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो उससे दिक्कत क्या होगी, उस बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, तो अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है योगा या एक्सरसाइज। यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीमारियां थोड़ा देर में आएंगी। और इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आज के हिसाब से अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया है तो बीमारियां नहीं होंगी, फिर भी बीमारियां हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ। तो अगर मान लेते बीमारी हो गई है तो फिर डिजीज हो गई है, तो कैसे पता चलेगा कि डिजीज है? तो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई भी स्टेट जब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले आर्गन या आर्गन सिस्टम फंक्शन नहीं करेंगे सही तरीके से, नॉर्मल फंक्शन ना हो, तो जैसे ही फंक्शनिंग गड़बड़ होगी, अंदर का आर्गन अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बाहर दिखाई पड़ेगा। तो उसका जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है उसको कहते हैं साइन और सिम्पटम। तो यदि किसी इंडिविजुअल में आर्गन या आर्गन सिस्टम एबनॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो एबनॉर्मल साइन और सिम्पटम प्रोड्यूस हो जाएंगे, और हम कहेंगे हेल्थ स्टेट से किस स्टेट में आ गए, डिजीज स्टेट में आ गए। हेल्थ की अवस्था होती है और बीमारी की अवस्था होती है, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर हेल्थी स्टेट में पहुंच जाएंगे। अब डिजीज दो टाइप की दुनिया में पाई जाती है। पहली बीमारी होती है इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक बीमार व्यक्ति से किसमें चली जाएं, हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाएं आसानी से, वो इन्फेक्शियस। जैसे किसी एक को जुकाम है और उसने छींक दिया और 4-6 लोगों को जुकाम दे दिया, तो जुकाम दूसरे लोगों में पहुंच गया। तो ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए उसको क्या कहोगे, इन्फेक्शियस। जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे एड्स, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, मलेरिया, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है। ऐसी बीमारियां जो जिस व्यक्ति में हैं और उसी में बनी रहे, किसी दूसरे में ना जाए, तो उसको क्या कहोगे, नॉन इन्फेक्शियस। एग्जाम्पल समझ में आएगा, जैसे डायबिटीज, जैसे किसी को डायबिटीज है तो फिर उसी को डायबिटीज रहेगी, उसके साथ रहने खाने वाले को डायबिटीज नहीं होगी। जैसे कैंसर जिसको है उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं होगा। जैसे एलर्जी, अगर किसी को धूल से एलर्जी है तो जीव केवल उसी को धूल को एलर्जी रहेगी, उसके साथ रहने वाले को धूल से एलर्जी नहीं हो जाएगी। तो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज भी हैं और बहुत सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी हैं। अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो एक विशेष बात होगी, किसी भी इन्फेक्टेड आदमी से, किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में बीमारी नहीं जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ ये टाइफाइड जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये कॉमन कोल्ड जा रहा है, ऐसे तो होता नहीं है। बीमारी कभी नहीं जाती, जाता क्या है, तो होता क्या है, इस पर्टिकुलर के अंदर कोई होगा पैथोजन। जैसे मान लेते हैं टीबी का पैथोजन है, तो अगर यही पैथोजन यहां से यहां चला जाए तो हम कहेंगे बीमारी यहां से यहां चली गई। तो कभी बीमारी नहीं ट्रांसफर होती है, रियल में क्या ट्रांसफर होता है, पैथोजन ट्रांसफर होता है। तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो सब की सब पैथोजेनिक होती हैं, और जितनी नॉन इन्फेक्शियस होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, नॉन पैथोजेनिक। अब ये पैथोजन क्या है इसका कॉन्सेप्ट अभी देंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतनी कहानी लिखी है, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, फिर एक एक करके डिजीज पढ़ेंगे। लिखें, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक। ये लोग मानते हैं, क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम एंड अर्ली ग्रीक, ये लोग मानते हैं क्या, ये लोग मानते हैं कि इंडियन आयुर्वेदि
ये लोग मानते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या कहती है? कि जो हेल्थ स्टेट है वो होती है बैलेंस ऑफ ह्यूमर इन बॉडी। कौन कौन से ह्यूमर हैं? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेग्म और ब्लड। ये लोग कहते हैं कि हेल्थ तभी होगी जब सारे ह्यूमर में क्या होगा? बैलेंस होगा। और यही लोग कहते हैं कि जब इम्बैलेंस हो जाता है ह्यूमर तो आ जाती है डिजीज स्टेट। इसका एग्जाम्पल उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति ऐसा है पर्सन विद मोर ब्लैक बाइल, जिसमें ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा और ये सफर करेंगे किससे? फीवर से। ठीक है, पर्सन विद द मोर ब्लैक बाइल, हाई बॉडी टेम्परेचर एंड सफर विद फीवर। लेकिन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव कर दी गई। और किसने डिस्प्रूव कर दिया? तो आंसर देंगे विलियम हार्वे। ये कौन है? ये है फादर सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने क्या कर दिया? कैसे डिस्प्रूव कर दिया? तो इन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाया उस व्यक्ति में जिसमें क्या था? मोर ब्लैक बाइल। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन with more black bile। वो कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया? तो कहोगे थर्मामीटर। तो एक बार ये डिस्प्रूव हो गई तो फिर हो गई। बातचीत न करें। हेल्थ अफेक्टेड बाय माइंड। कैसे? क्योंकि माइंड इन्फ्लुएंस करता है
हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम हेल्थ अफेक्टेड होती है माइंड से, ये बात बायोलॉजी ने सिद्ध की है। दूसरा, हेल्थ क्या है? तो कहोगे नहीं है, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज या एब्सेंस ऑफ सिम्टम, बीमारी ना होना और सिम्टम ना होना हेल्थ नहीं है। क्या है? ये स्टेट है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ अटेन बाई कैसे मिलेगी? तो बैलेंस डाइट से मिलेगी। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड डिजीज। तीसरा, एक्सरसाइज या योगा और इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। हेल्थ अफेक्टेड बाई, तो हेल्थ को प्रभावित करते हैं जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन कैसी है वो भी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। हेल्थ पर इफेक्ट आएगा इन्फेक्शन का और लाइफ स्टाइल का। लाइफ स्टाइल में आता है रेस्ट है कि वर्क है कि एक्सरसाइज है कि नहीं है। अच्छा, अच्छी हेल्थ क्यों चाहिए? तो यदि आप हेल्दी होंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो खुशहाल रहेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का खेल है और उससे देश समृद्ध होगा। अगर लोग बीमार रहेंगे तो देश भी कमजोर रहेगा। तो सब लोग जुड़ा हुआ है। हेल्थ रहेगी तो वर्किंग इफिशियंसी होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, ज़्यादा लंबा जीवन जिएंगे और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हेल्थ नेसेसरी है फॉर वर्किंग इफिशियंसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक संपन्नता बढ़ जाएगी। लॉन्गिविटी, कितना लंबा जीवन जिएंगे
और घट जाएगी। इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। डिजीज ये स्टेट है स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम not function properly। तो होगा क्या? होगा ये कि एबनॉर्मल साइन एंड सिम्पटम प्रोड्यूस, मतलब डिजीज स्टेट में आ गए हैं। अवस्था ही होती है तो फिर डिजीज स्टेट से फिर से हेल्थ स्टेट में आ जाएंगे। साइन और सिम्पटम में क्या अंतर होता है? साइन किसी बीमारी का वो होता है जो डॉक्टर पहचानता है और सिम्पटम वो होता है जो मरीज बताता है। जैसे सिर में दर्द, ये डॉक्टर देख नहीं सकता, ये मरीज बताएगा, ठीक है। लेकिन आपके स्किन पर रैसेज हैं और रैसेज देख के वो ये बताएगा कि ये चिकन पॉक्स के हैं कि स्मॉल पॉक्स के हैं कि खुजली के हैं कि क्या है, तो वो देख के बताएगा कि दाद है, हाँ ठीक है। साइन डॉक्टर देखता है और सिम्पटम मरीज बताता है। डिजीज दो टाइप की होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज या इन्हीं को पैथोजेनिक डिजीज कहते हैं। ये वो होती हैं जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड या डिजीज्ड डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए तो वही इन्फेक्शियस डिजीज, और जितनी भी इन्फेक्शियस होती है वो पैथोजेनिक होती हैं। एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, एड्स, ईटीसी, बहुत सारी जितने जितने पैथोजन होगा वो सब यहां लिख सकते हो। दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन पैथोजेनिक डिजीज। ये वो बीमारियां हैं जो नहीं नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल कैंसर, एलर्जी, डायबिटीज, ईटीसी। यहां तक हो गया?
पैथोजन पैथो का मतलब होता है बीमारी और जन का मतलब बनाना। जो बीमारी बनाए उसका नाम पैथोजन। तो ये क्या होते हैं? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म और मोस्टली पैरासाइट। मोस्ट ऑफ पैरासाइट क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, निमेटोड, ईटीसी। अब सवाल यह है कि कोई पैरासाइट आपको क्यों बीमार करेगा? तो क्यों बीमार करता है? ये मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी है, और कोई पर्टिकुलर पैरासाइट बॉडी में आ गया किसी भी डिफरेंट तरीके से, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे फूड के साथ हो, किसी मेथड से होस्ट बॉडी के अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंच के देखो क्या करेगा। पर्टिकुलर जो भी पैरासाइट होता है वो सिर्फ अंदर आके मल्टीप्लाई करेगा। पैरासाइट मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट बॉडी। तो मल्टीप्लाई करने दीजिए, क्या दिक्कत है? बीमारी कहां से आ जाएगी? तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसके बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो कुछ बच्चे लीवर में खेलेंगे, कुछ किडनी में, कुछ ब्रेन में। अब सब जगह आर्गन में जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां लीवर में काम हो रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, और यहाँ बगल में डिस्टर्ब करेंगे, वहां जाकर के ब्रेन में जाके डिस्टर्ब करेंगे। तो जितने आर्गन हैं उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी इनके मल्टीप्लिकेशन से। और जैसे ही आर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी वैसे एबनॉर्मल साइन और सिम्पटम आएगा, और हम कहेंगे क्या हो गया? डिजीज। पैथोजन बीमारी करने नहीं आया, वो तो सिर्फ बच्चे बढ़ाने आया था। बीमारी हो गई, तुम जानो क्यों बीमारी हो गई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इफेक्ट फंक्शन ऑफ आर्गन या सिस्टम, और रिजल्ट क्या होगा? एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस। मतलब क्या हो गया? डिजीज हो गई। अच्छा, तो क्या होस्ट की बॉडी ऐसे वेलकम करेगी कि आओ हमारे अंदर मल्टीप्लाई करो, हमारे सारे आर्गन खराब करो? होस्ट वेलकम तो करेगा नहीं, होस्ट रजिस्ट करेगा। तो यदि कोई भी पैरासाइट जो ऐसा करके बीमारी कर देता है तो उसी पैरासाइट का नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? पैथोजन रखना पड़ेगा। तो पैथोजन क्या है? तो कहोगे वो पैरासाइट जो क्या कर दे? बीमारी कर दे, उसका नाम क्या रखना पड़ेगा? पैथोजन रखना पड़ेगा। तो क्या होस्ट वेलकम करेगा कि आओ बीमार करो? वेलकम तो करेगा नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? इस पर्टिकुलर पैथोजन के पास ये योग्यता होनी चाहिए, इसके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि होस्ट के अंदर के इन्वायरमेंट को एडाप्ट कर सके। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये है बक्कल कैविटी, ये है फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। और ये मान लेते हैं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है जो यहाँ बिक रहा है, किसी भी ठेले पे खा सकते हैं। आपने खा लिया। अब टाइफाइड का बैक्टीरिया को एलिमेंट्री कैनाल में रहना है, तो अगर एलिमेंट्री कैनाल में किसी को यहाँ रहना है तो यहाँ से तो गुजरने पड़ेगा। और यहाँ क्या रखा है? HCl इतना खतरनाक रखा है। तो पैथोजन अगर किसी को गट में रहना है तो उसको क्या आना चाहिए? उसको लो पीएच ऑफ स्टमक से बचना आना चाहिए। चलो बच गए। यहाँ गए तो यहाँ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पता नहीं कौन कौन एंजाइम बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर देंगे। तो अगर पैथोजन को गट में रहना है तो और क्या आना चाहिए?
उसको एंजाइम से बचना भी आना चाहिए। तो पैथोजन के पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो उस एनवायरनमेंट को एडाप्ट कर सके जो कहाँ मिलेगा, होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल है, यदि कोई पैथोजन ह्यूमन के गट में रहना चाहता है तो उसको दो काम तो आने ही चाहिए। क्या? एक HCl से बचना आना चाहिए, दूसरा एंजाइम से। लिखो, पैथोजन have ability to adapt environment inside होस्ट बॉडी, उसको ये आना ही चाहिए। टू सर्वाइव इन, किसमें? होस्ट। इसका एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई पैथोजन लाइव इन ह्यूमन गट, तो इसको क्या आना चाहिए? इसको मस्ट बी सर्वाइव एट लो pH ऑफ स्टमक, और क्या आना चाहिए? एंड रेजिस्टेंट टू एंजाइम। अच्छा, एक और समस्या, एलिमेंट्री कैनाल में आए हैं और एलिमेंट्री कैनाल में रहना है और वहां चल रही पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस तो बाहर कर देगी। तो पैथोजन के पास कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल की जो पेरिस्टेल्सिस है उससे भी क्या करो, बचो। तो पैथोजन के पास दो विकल्प हैं, या तो एलिमेंट्री कैनाल छोड़ के चले जाओ ब्लड में, विवाद ही खत्म। टाइफाइड ने यही किया, एलिमेंट्री कैनाल में बहुत खतरा है, यहाँ पता नहीं कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं, छोड़ो, चलो ब्लड में। और दूसरा, एस्केरिस को यहाँ रहना था। एस्केरिस ने हल निकाला है क्या, कि जितना पेरिस्टेल्सिस हमको पीछे भेजेगी उतना ही हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, नेट वेक्टर 0 हो जाएगा। तो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब हेडिंग डालिए, कॉमन ह्यूमन डिजीज। अब इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है। लिख लिया? फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज ए कंसिडर्ड एज ए क्या, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जहां बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच? ह्यूमर के बीच। अर्ली ग्रीक जैसे हिप्पोक्रेट्स और कौन, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानता है कि ऐसे लोग जिनमें क्या ज्यादा होगा, बाइक बाइल, वो हार्ट पर्सनालिटी होंगे और उनके पास क्या होंगे, फीवर। दिस आइडिया वाज प्योर रिफ्लेक्टिव बाय थॉट, केवल विचार का है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने किया? विलियम हार्वे, बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, और डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया क्या, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, किसमें? उस पर्सन में जिसमें क्या था, ब्लैक बाइल। और क्या यूज किए थे, तो क्या डिस्प्रूव कर दिए? तो ये देखो लिखा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बाद के सालों में बायोलॉजी ने बताया है कि जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। किसके द्वारा? न्यूरल और एंडोक्राइन। इसका मतलब है, और इम्यून सिस्टम ही तो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को, इसका मतलब माइंड या मेंटल स्टेट भी इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। ऑफ कोर्स वास्तव में हेल्थ इफेक्टेड बाय किसके किसके द्वारा? तो जेनेटिक डिसऑर्डर, अब कौन से जीन आपको मिले हैं, डिफिशिएंसी कौन सी है, दूसरा इन्फेक्शन, और तीसरा लाइफ स्टाइल।
कौन सी आदतें आपके पास हैं और कौन सी नहीं है। सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। टर्म हेल्थ, हेल्थ नहीं है केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज या एब्सेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस नहीं है तो बीमारी, ऐसा नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज, यहां से है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड क्या, सोशल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्दी, ये काम अच्छे से करेंगे इफिशिएंटली, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। इंक्रीज लॉन्गिविटी, लंबा जीवन भी जिएंगे, और घट जाएगा इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। लाओगे कहाँ से? बैलेंस डाइट, हाइजीन, साफ सफाई भी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा प्रैक्टिस की जा रही है बहुत समय से, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना चाहिए, कंट्रोल ऑफ वेक्टर करना चाहिए, हाइजीन बनाए रखना चाहिए खाने और, तो ये सब इससे अचीव करोगे क्या, गुड हेल्थ। जब कभी फंक्शनिंग ऑफ एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या सिस्टम क्या हो जाए, इफेक्ट हो जाए, तो तुरंत क्या आएंगे, साइन और सिम्पटम। हम हेल्दी नहीं बचेंगे, किस में चले जाएंगे, डिजीज स्टेट में। डिजीज दो टाइप की हैं, इन्फेक्शियस और, ऐसी कोई भी डिजीज जो इजिली ट्रांसमिट हो एक पर्सन से, उसका नाम हमको रखना पड़ेगा। इन्फेक्शियस डिजीज बहुत कॉमन है और हम लोग कभी न कभी सफर हुए होंगे, जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे कि एड्स, उसमें से क्या है, बहुत जानलेवा है। एमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये मेजर काज क्या करती है, डेथ। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन का एक पैराग्राफ पढ़ा डाले हैं। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिन, ये सब बीमारियां करते हैं। ऐसे किसी भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, तो पैथोजन कहेंगे। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन, ज्यादातर पैरासाइट पैथोजन होते हैं। ये नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे, लिविंग इन या ऑन। पैथोजन इंटर करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट मीन्स, किसी तरीके से, फिर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा हमारी सामान्य वाइटल एक्टिविटी, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होगा। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट लाइफ विद इन इन्वायरमेंट, उसके अंदर रहने की क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, पैथोजन अगर कोई इंटर करता है कहाँ, तो उसको रास्ता आना चाहिए कि कैसे बचेंगे, स्टमक के लो पीएच से, या कैसे बचेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम से। फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस हियर। प्रिवेंशन और कंट्रोल भी पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए कॉमन ह्यूमन डिजीज, और कॉमन ह्यूमन डिजीज में पहली हेडिंग डालिए बैक्टीरियल डिजीज। कॉमन ह्यूमन डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन। पहली है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन, और उसमें पहली है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर, जरा इधर देखिए फिर लिखिएगा। टाइफाइड फीवर का जो पैथोजन है बैक्टीरिया, जरा देख लो बेटा, वो हम लोगों की एलिमेंट्री कैनाल में रहता है।
एलिमेंट्री कैनाल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैथोजन है। तो यदि कोई पैथोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो हो सकता है कि ये निकल के यहां से चला जाए ब्लड में। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने से और इसके ब्लड में जाने से सिम्पटम आते हैं। क्या क्या सिम्पटम आते हैं? यदि कोई पैथोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है, इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो आंत में कुछ ना कुछ चोट जरूर लगा देगा। आंत में अगर चोट लगी है, इन्फ्लामेशन है, तो पेट दर्द होगा। तो पेट दर्द पहला सिम्टम है, पेट दर्द होगा। एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट अच्छा नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। एलिमेंट्री कैनाल में सूजन है तो खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो वीकनेस भी होगा और भूख भी नहीं लगेगी। तो पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सिम्टम होंगे। पैथोजन ने सूजन कर रखी, इन्फ्लामेशन, उससे आपको बुखार आएगा और बुखार लगातार होगा। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का लगातार बुखार होगा और अगर इतना तेज बुखार होगा तो सिरदर्द लाजमी है। तो फीवर होगा, हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। कभी कभार क्या है, अगर इन्फेक्शन बहुत दिनों तक रहा तो ये एलिमेंट्री कैनाल टूट जाती है और इसमें छेद हो जाता है। इसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं और इसका रिजल्ट तो एक ही है, ये भी इस जन्म में ठीक नहीं होगा, जन्म बदलना पड़ेगा, हो सकता है डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो खतरनाक स्थिति है। अब सवाल आता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्शन कहां से मिलेगा? देखो कैसे मिलेगा, देखो आगे आगे न बोलो, नहीं तो हम निपटा देंगे, जान नहीं पाओगे हम क्या छोड़ दिए हैं। इन्फेक्टेड व्यक्ति के इंटेस्टाइन में पैथोजन है तो फीकल मैटर में भी पैथोजन होगा। तो फीकल मैटर में यदि पैथोजन है तो सीवर लाइन और वाटर लाइन आस ही पास रहती है। कब कहां दोनों मिल जाए पता नहीं, सीवर की सप्लाई पानी में होने लगेगी। तो अगर ये फूड और वाटर कंटामिनेट कर गया फिर ये हमारे खाने में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। तो पैथोजन हमारे खाने और पानी को दूषित करता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाएंगे, उसी से इन्फेक्शन होगा। उसके बाद आएंगे सिम्पटम। सिम्पटम कौन कौन से अभी बताए हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो जांच कराएगा। तो कौन सी जांच कराते हैं? तो विडाल टेस्ट कराते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट है। फिर इलाज क्या करेंगे? बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो एंटीबायोटिक ड्रग का इस्तेमाल करके ठीक हो जाएंगे। कभी कभार समस्या ये होती है, ये मान लीजिए किसी को आज सिम्टम हुआ, आज से दवा लेना शुरू किया, 2-3 दिन 4 दिन दवा खाया, सिम्टम खत्म, दवा बंद। अगर ऐसे बार बार किया गया तो या तो डिजीज कॉम्प्लिकेट कर जाएगी और नहीं तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा टाइफाइड कैरियर। टाइफाइड कैरियर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें सिम्पटम ना हो लेकिन उसके फीकल मैटर में बैक्टीरिया पास हो रहा हो। अगर फीकल मैटर में बैक्टीरिया पास हो रहा होगा तो कंटामिनेट भी तो कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। मैरी मैलन नाम की एक फीमेल जो कुक बाय प्रोफेशन है, वो एक प्रकार की टाइफाइड कैरियर है। जीवन भर में उन्होंने बहुत लोगों को क्या किया? टाइफाइड दे दिया। ठीक है, इतने क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन है, खाना कैसे दूषित होता है? तो फूड एंड वाटर, तो हाउस फ्लाई का भी बड़ा इसमें रोल है। हाउस फ्लाई गंदगी पर बैठेगी फिर उठ के आपके खाने पर या पीने पर बैठ जाएगी और उससे कंटामिनेट हो जाएगा। तो चुन चुन के सवाल याद रखने हैं। कोई बीमारी कैसे होती है, हेल्दी आदमी को इन्फेक्शन कैसे होता है, सिम्पटम कौन से आते हैं, दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा और इलाज क्या है और बचाव क्या है। बचाव क्या है? प्रिवेंशन हाइजीन ही है, खाना धुल के खाएं, पानी धुल के पिएं। ठीक है, चलो लिखे। बैक्टीरियल डिजीज है काज बाई बैक्टीरिया
काज बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई, कहाँ का पैथोजन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है बैक्टीरिया पास इन फीकल मैटर, और ये कंटामिनेट करेगा, बेटा बातचीत ना करो, ये कंटामिनेट करेगा फूड एंड वाटर। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्शन, कैसे मिलेगा? तो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन मिलेगा along with contaminated फूड एंड वाटर। एक और खास बात, पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचेगा और फिर वहां से दूसरे आर्गन को चला जाता है, कैसे? ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचा और फिर माइग्रेट कर गया अदर आर्गन बाय ब्लड। सिम्पटम, बताओ क्या क्या दिक्कतें होंगी इसको? इसको हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं। मियादी, हिंदी में मियादी बुखार, अंग्रेजी में टाइफाइड फीवर। सस्टेन हाई फीवर, कितना? 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतना हाई फीवर होगा तो हेडेक कंपलसरी है। अब चूंकि आंत में सूजन है तो स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपीटाइट, भूख नहीं लगेगी, और वीकनेस होगा। अगर गंभीर बीमारी हो गई, सीवियर केस हो गया, तो आंतों में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, इसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। सीवियर केस में क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है। विडाल टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट है और टाइफाइड। ट्रीटमेंट क्या है?
एंटीबायोटिक ड्रग। टाइफाइड कैरियर, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें सिम्पटम ना हो लेकिन जीवन भर टाइफाइड के पैथोजन को स्प्रेड करता रहे, उसको टाइफाइड कैरियर कहते हैं। ये स्प्रेड करेंगे टाइफाइड पैथोजन थ्रू आउट लाइफ। कैसे? बैक्टीरिया continuously pass along with fecal matter। टाइफाइड कैरियर का एग्जाम्पल जिनको टाइफाइड मैरी कहते हैं। कुक बाई प्रोफेशन, साल्मोनेला टाइफाई, ये पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो क्या करता है? टाइफाइड पैथोजन जनरली पहुंच जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके साथ? जो कंटामिनेट होता है किससे? बैक्टीरिया से। और पैथोजन वहां रहता नहीं, माइग्रेट करता है। कहाँ जाता है? दूसरे ऑर्गन। किसके द्वारा? ब्लड। सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेन हाई फीवर का मतलब लगातार तेज बुखार। कितना? साथ में वो वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ये कॉमन सिम्टम। या तो क्या मिल सकता है? और या तो डेथ मिल सकती है। कब? टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाई विडाल टेस्ट। एक क्लासिक केस है मेडिसिन का, नाम है मैरी मेलन, निकनेम है टाइफाइड मैरी। सी वाज ए कुक बाई प्रोफेशन। ये क्या थी? टाइफाइड कैरियर, और कंटिन्यू स्प्रेड करते रहे टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। अगली बीमारी निमोनिया। छूट गया क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का यदि मूवमेंट सही नहीं होगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो प्रॉपरली पास नहीं होगा। इसी को कॉन्स्टिपेशन, जो कि यहाँ सूजन हो गई है, पेरिस्टाल्सिस प्रॉपर नहीं हो पाती है। हाँ, हिंदी में कब्ज कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन। ना खुश काहे हो? न्यूमोनिया। जरा इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है और जिसको निमोनिया है। ध्यान से देखें। पहला सवाल ये है कि निमोनिया का जो पैथोजन है वो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, और जब एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और यहां से निकल के आएगा फ्लूइड और यहां भर जाएगा। आप सोचो कि यदि एल्वियोलाई में फ्लूइड भर रहा होगा
तो क्या O2 CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इन्फेक्शन के बाद रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होना कॉमन है, सांस में ही दिक्कत आने वाली है। ठीक, एक बात। अब जब सांस में दिक्कत होगी तो खांसी आएगी, और जब खांसी आएगी तो स्नीजिंग और कफिंग में बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा, और एयर ड्रॉपलेट में बैक्टीरिया होंगे। इधर खांसे, आप बगल से गुजर गए, बगल से गुजर गए तो इनहेल कर जाएंगे इसको, एयर ड्रॉपलेट। तो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कैसे मिलेगा? तो कहोगे एयर ड्रॉपलेट इनहेल कर जाएं या एरोसॉल इनहेल कर जाएं, एक ऑप्शन। दूसरा है भाई, ये मान लेते हैं क्लोज रिलेटिव हैं, बीमार हो गए तो इनसे मिलने चले गए, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में इनके आ गए, या इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान, यूटेंसिल, ग्लास, हो सकता भाई इन्फेक्शन रहा हो, खांसे हो, हाथ से पोछे हो, उसी से ग्लास छू लिए हो, फिर आप छू लिए हो, इन्फेक्शन हो सकता है। तो या तो यूटेंसिल से हो जाएगा या तो कंटामिनेटेड एयर ड्रॉपलेट से हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के बाद पैथोजन कहाँ जाएगा? तो याद रखेंगे एल्वियोलाई में इन्फेक्ट करेगा। तो एल्वियोलाई में क्या भर जाएगा? ब्लड की फ्लूइड भर जाएगा, तो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा। O2 CO2 का एक्सचेंज कम होगा, तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? एनर्जी घटेगी। और इसी नाते इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है चिल, कपकपी लगेगी। इसमें बुखार के साथ कपकपी लगती है। तो चिल प्लस फीवर, और फीवर जहां कहीं होगा वहां हेडेक होगा। तो चिल होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, और चूंकि फेफड़ों में दिक्कत है तो खांसी होगी। तो चिल, फीवर, हेडेक और कफ इसके कॉमन क्या है? सिम्पटम। लेकिन अगर बीमारी गंभीर हुई, जैसे अभी इतना फील हुआ है, थोड़ी देर में इतना यहाँ तक पूरी तरीके से फेफड़े भर गए, तो जैसे जैसे समय बीतेगा फेफड़े भरते जाएंगे, फेफड़े सॉलिड होते जाएंगे, वैसे वैसे O2 का लेवल कम होता जाएगा। तो वैसे वैसे नाखून नीले पड़ने लगेंगे, लिप्स नीली पड़ने लगेंगे, स्किन में नीलापन आ जाएगा। तो स्किन, नेल और लिप्स ब्लूइश डिस्कलरेशन में आ जाएंगे, और ये बहुत सीवियर कंडीशन है, क्योंकि अगर O2 CO2 एक्सचेंज बंद हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। इसी केस में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है निमोनिया से। छोटा बच्चा है, उसके छोटे छोटे फेफड़े हैं, पूरा भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्फेक्शन तो किसी को भी होता है, मौतें ज़्यादातर बच्चों की होती हैं। तो हेल्दी इन्फेक्शन कैसे मिलेगा हेल्दी व्यक्ति को? या तो एरोसॉल कंटामिनेट्स इनहेल कर जाओ, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाओ उसके साथ। क्या हो जाएगा? एल्वलाई को इन्फेक्ट करेगा, क्या भर देगा? फ्लूइड भर देगा, क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, क्या होगा? फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और अगर समस्या बढ़ी तो ब्लूइश या ग्रे ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन का, हेयर का, स्किन का, नेल का और लिप्स का, ठीक है, उससे डेथ हो सकती है। बढ़े, बीमारी कौन करता है? बीमारी बैक्टीरिया करता है। तो लिखो। हाँ, इम्फाइसिमा में दूसरी कंडीशन है। इम्फाइसिमा में एल्वलाई की वाल डैमेज हुई है। इम्फाइसिमा से आदमी को मरने में 2-4 साल लगेंगे, और यहां आदमी को मरने में 2-3 दिन लगेंगे, इतना फर्क है। लिखो। बैक्टीरियल डिजीज caused by बैक्टीरिया, नाम स्ट्रेप्टोकाकस। निमोनी, और दूसरा कौन है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बैक्टीरिया क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा किसको? लंग्स, एल्वियोलाई। रिजल्ट क्या होगा? एल्वियोलाई फिल्स विद
फ्लूइड, फिर रिजल्ट क्या होगा? डिफिकल्टी इन रेस्पायरेशन। सिम्पटम क्या होंगे? तो सिम्पटम होगा फीवर, चिल, कफ और हेडेक। और अगर कहीं सीवियर कंडीशन हो गई तो क्या होगा? तो ग्रे या ब्लिविश discoloration of fingernail and lips। एक हेल्दी व्यक्ति हेल्दी ह्यूमन गेट इन्फेक्शन कैसे पाएगा? तो दो ऑप्शन है, इनहेल एयर ड्रॉपलेट कंटामिनेट विद बैक्टीरिया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो विद इन्फेक्टेड पर्सन या इन्फेक्टेड यूटेंसिल है, ग्लासेज है। कैसे? जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसकी स्नीजिंग या उसकी कफिंग से एयर ड्रॉपलेट कंटामिनेट हो जाएंगे। क्लियर? ट्रीटमेंट क्या है? चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक ड्रग। प्रिवेंशन क्या है? हाइजीन, साफ सफाई। कॉमन कोल्ड, पहला सवाल यह है कि कॉमन कोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज पूछेगा तो दो ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, कॉमन कोल्ड और रिंग वर्म, दोनों में से कुछ न कुछ मिलेगा। ये वायरल डिजीज है, करने वाला वायरस राइनो वायरस है। बस खास बात यह है कि ये हमारे नोज और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को तो इन्फेक्ट करता है लेकिन एल्वियोलाई को इन्फेक्ट नहीं करता है। जैसे ही किसी को इन्फेक्शन होगा वो छींकेगा, खांसेगा तो फिर एयर ड्रॉपलेट कंटामिनेट करेंगे। तो हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्शन कैसे मिलेगा? या तो एयर ड्रॉपलेट कंटामिनेट इनहेल कर जाए या फिर इन्फेक्टेड के डायरेक्ट कांटेक्ट में या उसके द्वारा इस्तेमाल की गए पेन, पेंसिल, बुक, रुमाल कुछ भी हो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। सिम्पटम कौन से होंगे? तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम जो सबको होता ही रहता बीच बीच में, सबसे पहले नाक बंद हो जाएगी या बहुत ज्यादा बहने लगेगी, दो ऑप्शन। दूसरा, गले में खराश होगी, सोर थ्रोट होगा, आवाज पहले बहुत अच्छी होगी बाद में बहुत खराब हो जाएगी, हॉर्सनेस, घोड़े जैसी आवाज हो जाएगी। ठीक है।
तो आवाज़ खराब जाएगी, गला खराब हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है, पर बदन दर्द ज़्यादा होता है इसमें, बॉडी एक टायर्डनेस जिसको कहते हैं, तो टायर्डनेस हो जाएगी और साथ में फीवर, हेडेक, ये सब हो जाएगा सामान्य सिम्टम। तो और सिम्टम कितने दिन रहते हैं? तो सिम्टम 3 से 7 दिन रहते हैं। अगर दवा लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, और नहीं लेंगे तो हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? दवा लेंगे तो 7 दिन में, और नहीं लेंगे तो हफ्ते भर में बीमारी ठीक हो जाएगी। लिखें, पीछे वाले अगले साल पढ़ेंगे। कॉमन कोल्ड क्या है? मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है। एक और नाम ब्रैकेट में लिख लेंगे, रिंग वर्म, ब्यूटी पार्लर से फैलता है। दूसरा, वायरल डिजीज है, कौन करता है? राइनो वायरस। और राइनो वायरस की खास बात है, ये इन्फेक्ट करता है नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को, लेकिन किसको नहीं इन्फेक्ट करता है? नॉट इन्फेक्ट एल्वियोलाई। सिम्पटम की बात करें तो नेजल कंजेशन, या नेजल डिस्चार्ज, दूसरा है सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, हेडेक, टायर्डनेस, सिम्टम लास्ट बने रहते हैं फॉर 3 to 7 डेज। हेल्दी आदमी को इन्फेक्शन कैसे मिलेगा? बताओ। तो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड, या तो उसके द्वारा इस्तेमाल की गए वस्तुएं, या तो फिर कंटामिनेटेड एयर ड्रॉपलेट। डायरेक्ट कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या यूटेंसिल, पेन, बुक, ईटीसी। इलाज क्या है? तो दवा खाएं तो 7 दिन में, और ना खाएं तो हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट बताओ, एंटीबायोटिक ड्रग है इफेक्टिव? एंटीबायोटिक ड्रग इफेक्टिव नहीं है, बीमारी वायरल है। नॉट इफेक्टिव क्यों? कॉमन कोल्ड है क्या?
ये वायरल फीवर है। बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बीमारी करेगा निमोनिया, और याद रखिएगा ये इन्फेक्ट करेगा किसको, एल्वियोलाई या एयर फिल सैक्स को, और एज ए रिजल्ट देखो क्या होगा, एल्वियोलाई फिल हो जाएंगे किससे, ब्लड से ना भर दीजिए, ब्लड नहीं भरना है यहाँ, और फिर सीवियर प्रॉब्लम आएंगे किसमें, फिर सिम्टम आने शुरू होंगे, फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है, और अगर सीवियर केस है तो लिप्स और फिंगर नेल ग्रे से। हेल्दी पर्सन कहां से इन्फेक्शन लाएगा, तो पहला तरीका ये है, इनहेल करो ड्रॉपलेट या एरोसॉल जो रिलीज होंगे किसके द्वारा, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, और या फिर शेयर कर दो ग्लास या यूटेंसिल विद द इन्फेक्टेड पर्सन। हाँ, डिसेंट्री भी बैक्टीरिया से होती है, प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है, और डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। बस बताओ डिसेंट्री किस बैक्टीरिया से, शिगेला, और प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस और यर्सीनिया पेस्टिस, और डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थरी। टेबल देखो बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं। वायरस काजेज डिजीज इन ह्यूमन, जैसे राइनो वायरस, ये मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज करेगा, जिसका नाम इन्फेक्ट करेगा किसको, नोज, और किसको नहीं इन्फेक्ट करेगा, या एल्वलाई को। कॉमन कोल्ड की पहचान है नाक बंद हो जाना, कंजेशन या नाक बहने लगना, सोर थ्रोट होना, हॉर्सरेस घोड़े हो जाना, कफ और हेडेक और टायर्डनेस, ये सब सिम्टम है, मतलब आवाज घोड़े जैसी हो जाएगी। हाँ, यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ड्रॉपलेट रिजल्ट फ्रॉम कफ या स्नीज, उसके खांसी और छींक से आएंगे, और वो या तो सीधे इनहेल कर लो, और सीधे अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या करो, उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ले लो जिसमें उसने अपनी नाक पोंछी हो, पेन, बुक, कप, डोर नाब। हाँ, खराब हो जाना भैया, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, ये सब इन्फेक्शन करेंगे। हेडिंग डाले मलेरिया, हेडिंग डाले मलेरिया। चलो, मलेरिया, पहला सवाल, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है और करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, जो कि प्रोटोजोआ के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। बस बोलती बंद। जहां सही सवाल पूछे तहां बोलोगे नहीं। फिर से सुन लेते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है काज्ड बाय प्रोटोजोआ, नाम है प्लाज्मोडियम, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। ऑप्शन सुने, अमीबॉइड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन। है अभी भी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, स्पोरोजोआ से ही बिलोंग करते हैं। इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरियाई और फैल्सीपेरम। जो सामान्य मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम है इससे मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये जानलेवा होता है। प्लाज्मोडियम की विशेष बात है कि ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है,
ऐसा कोई भी पैरासाइट जिसके दो होस्ट पाए जाएं वो डाइजेनेटिक। जब इसके दो होस्ट होते हैं तो एक होस्ट हम ही लोग हैं ह्यूमन, और एक कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। इसमें से हम लोग इसके प्राइमरी होस्ट हैं, फीमेल एनाफिलीज इसका सेकेंडरी होस्ट है। हम लोगों में इसकी ए सेक्सुअल साइकिल चलती है और फीमेल एनाफिलीज में इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम या मलेरिया को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है, लेकिन मेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो कभी मलेरिया को नहीं फैलाता है। कुछ भी फैलाना हो तो फीमेल की मदद लें, ठीक है, फैल जाएगा। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो मलेरिया फैलाएंगे और मेल मॉस्क्यूटो मलेरिया नहीं फैलाएंगे। क्यों? फीमेल से डरते हैं? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो का माउथ पार्ट और मेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के माउथ पार्ट में अंतर है। मेल का माउथ पार्ट केवल और केवल सकिंग टाइप होता है, जो केवल नेक्टर ऑफ फ्लावर सक करने के लिए बना है, और फीमेल का माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग होता है। तो जब पियर्सिंग एंड सकिंग होगा तो पियर्सिंग में सलाइवा जब डालते हैं उसी दौरान ये प्लाज्मोडियम भी डाल देते हैं। अच्छा, फीमेल क्यूलेक्स और फीमेल एडीज भी मलेरिया नहीं फैलाते हैं। क्यों? वो तो फीमेल है। तो ध्यान से सुने, फीमेल क्यूलेक्स और फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम की सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाती है। अब जब डाइजेस्ट ही हो जाएगी साइकिल ब्रेक हो जाएगी, तो केवल कौन बचा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो वही फैलाएगी, और इसी नाते इसको वेक्टर होस्ट या इसी को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। किन किन लोगों को मलेरिया कभी नहीं होता है? 3 लोगों को। सिकल सेल एनीमिया जिसको हो गया उसको मलेरिया क्या मारेगी? सिकल सेल एनीमिया जिनको जिनको होता उनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि आरबीसी का शेप उनका क्या होता है, अलग होता है। छोटे बच्चों को जल्दी मलेरिया नहीं होता है क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी बढ़िया होती है। और जो नेग्रोज हैं अफ्रीका वाले, अफ्रीका की एक पॉपुलेशन ह्यूमन की है, उनमें क्या होता है, आरबीसी पर एक एंटीजन एब्सेंट होता है जिसका नाम डफी एंटीजन है, इस नाते उनको भी नहीं होता। आखिरी सवाल, मलेरिया को फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ही फैलाते हैं, ये दुनिया को किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस, और इनसे जुड़े 2 सवाल याद रखिएगा। नाम जरूर इनका रोनाल्ड रॉस है, लेकिन ये इंडियन आर्मी डॉक्टर हैं, एक क्वेश्चन। और ये हमारे देश में कहाँ काम किए थे? तो इन्होंने हैदराबाद के मॉलिक्यूलर जो लाइब्रेरी जो है उसी में काम किया था। तो ये क्वेश्चन आया है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, इतने क्वेश्चन है रटने वाले, फिर अंदर पढ़ते हैं। लिखें, ये प्रोटोजोन डिजीज है। काज बाई प्लाज्मोडियम जो कि बिलोंग करता है स्पोरोजोआ ऑफ प्रोटोजोआ। दूसरा, प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज हैं, जैसे एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम। ये कॉमन मलेरिया करता है।
कुछ ना पूछे मलेरिया काज्ड बाई, अब पहला आंसर लगाएंगे, ठीक है। इस मलेरिया से, इस प्लाज्मोडियम मलेरियाई से जो मलेरिया होता है उसमें सिम्टम देर में आते हैं, कम आते हैं, इसको सब क्लिनिकल मलेरिया कहते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम जो है यही सबसे खतरनाक है, मोस्ट डेंजरस मलेरिया, क्योंकि ये जानलेवा होता है, फैटल मलेरिया। फिर एक और खास बात, इसी को मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। या इसी को परनीसियस मलेरिया भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब इसके दो होस्ट होंगे। क्या होंगे? दो होस्ट। तो प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट और प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल और मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो को वेक्टर होस्ट या कैरियर होस्ट भी कहते हैं। क्यों? ये ट्रांसमिट करता है मलेरिया या प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड ह्यूमन से हेल्दी ह्यूमन। ट्रांसमिट मलेरिया फ्रॉम मलेरिया या प्लाज्मोडियम, दोनों चीज। कहां से कहां? इन्फेक्टेड ह्यूमन टू हेल्दी ह्यूमन। लिखें, मलेरिया ट्रांसमिट बाय एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। किसने एक्सप्लेन किया? रोनाल्ड रास। और कहां काम किया? और थे कौन? इंडियन आर्मी डॉक्टर।
फीमेल एनाफिली ट्रांसमिट मलेरिया, क्यों? माउथ पार्ट किंग, और मेल एनाफिलीज नॉट ट्रांसमिट मलेरिया, क्यों? ओनली सकिंग। एडीज एंड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो नॉट ट्रांसमिट मलेरिया, क्यों? बताओ, ये दोनों मच्छर क्यों नहीं फैलाते हैं? तो कहोगे प्लाज्मोडियम इन स्टमक, मलेरिया नॉट अकर इन पर्सन, किनको किनको नहीं होती है? सिकिल सेल एनीमिया पर्सन को नहीं होती है, बच्चों को नहीं होती है, और नेग्रोज लाइफ साइकिल, बताओ। लाइफ साइकिल के दो पार्ट होंगे, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल कहां चलेगी? ह्यूमन में। ह्यूमन में कहां चलेगी? तो पहले चलेगी लिवर में, फिर चलेगी आरबीसी में। और फीमेल में एनाफिलीज में क्या चलेगी? सेक्सुअल साइकिल। कहां चलेगी? तो नहीं, सलेवरी ग्लैंड में नहीं चलेगी, गट में या स्टमक में। लिखें? एसेक्सुअल साइकिल किसमें चला दिया जाए? ह्यूमन में। पहले कहां? फर्स्टली इन लिवर, देन इन। बस ये बताओ, जो साइकिल लिवर में चलती है और जो साइकिल आरबीसी में चलती है, क्या दोनों सेम होती हैं? नहीं। यहां वाली का नाम लिवर साइजोगोनी है, और यहां वाली का नाम इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी है। सेक्सुअल साइकिल किस में चलेगी? फीमेल एनाफिलीज क्या होगा? कहां चलेगी? एट गट, स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल। और यहां जो साइकिल चलती है उसका नाम क्या होगा? इसको गैमोगोनी कहते हैं।
एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना, देखो उसमें कहीं लिखा है, एक फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, वो एक फ्लो चार्ट बना डालिए। देखें, पहला सवाल है कि किसी भी हेल्दी व्यक्ति को, पुल लिखेंगे नहीं, हेल्दी व्यक्ति को इन्फेक्शन होता कैसे है। तो कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी। जैसे ही मच्छर हम लोगों को काटता है, सबसे पहले सिलाइवा डालता है, फिर ब्लड सक करता है। तो जब ये सिलाइवा डालेगा हम लोगों में, इसको पियर्सिंग ऑफ सिलाइवा कहते हैं। और उसी दौरान चूंकि इसके सिलाइवा में प्लाज्मोडियम की एक स्टेज पाई जाती है जिसका नाम स्पोरोजोइट है, जब सिलाइवा पियर्स करेंगे तो उसी के साथ हमारे ब्लड में क्या पहुंच जाएगा, स्पोरोजोइट पहुंच जाएगा। तो बाइट होगा इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज का किसको, हेल्दी ह्यूमन, और स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम रिलीज इन ब्लड, ये रिलीज करेंगे, इस घटना को कहते हैं पियर्सिंग। सिलाइवा की पियर्सिंग के चक्कर में ये हो जाता है। अब सिलाइवा क्यों डालते हैं, तो ध्यान से सुने, इनके सिलाइवा में एंटीकोआगुलेंट हिपैरिन पाया जाता है। अगर वो सिलाइवा नहीं डालेंगे और बगैर सिलाइवा डाले ब्लड सक करने लगे तो हम लोगों का ब्लड क्लाट कर जाएगा इनकी सूंड में, और सूंड इनकी ब्लॉक हो जाएगी और ये आखिरी बार ब्लड सक करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने हल निकाला क्या कि पहले इंजेक्शन लगाएंगे, सिलाइवा डालेंगे, फिर ब्लड क्या करेंगे, सक करेंगे। अब जब सिलाइवा डालेंगे तो उसमें क्या डाल दिए, स्पोरोजोइट डाल दिए, अपना ब्लड सक किए चले गए, हमको दे गए क्या, स्पोरोजोइट। अब देखो स्पोरोजोइट पहुंच जाएगा लिवर तक, कैसे, ब्लड में। अब मान लेते हैं ये लिवर है और लिवर की कोई एक सेल है, इस लिवर सेल के अंदर पहुंच के ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे बहुत सारे बनाएंगे। तो जब बहुत सारे 1 से 1000 बनते हैं तो ये सेल रप्चर कर जाएगी। अब जब सेल रप्चर करेंगे तो यहां से प्लाज्मोडियम की स्टेज निकलेगी, और प्लाज्मोडियम की स्टेज देखो लिखा है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे, लिवर सेल, रप्चर कर देंगे लिवर सेल, पैरासाइट रिलीज होगा किसमें, ब्लड में, बस अब नाम बदल के रिलीज होगा, क्रिप्टोमीरोजोइट। एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन नाम याद रखिएगा। ये निकलेगा कहाँ, गिरेगा ब्लड में, ब्लड में गिरेगा, बगल में आरबीसी मिल जाएगी, ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अब जब ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा तो फिर वही कहानी, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करेगा, 1 से 1000 बनाएंगे, अगर 1000 एंट्री किए हैं तो 1000 गुणे 1000 बनाएंगे, फिर वही हाल होगा, आरबीसी रप्चर कर जाएगी, तो आरबीसी रप्चर करेगी, पैरासाइट फिर बाहर निकलेगा, पैरासाइट रिलीज इन ब्लड। बस जब पैरासाइट रिलीज होगा तो उसका नाम मीरोजोइट होगा, और उसके साथ एक नई चीज आएगी, हीमोजोइन ग्रेन्यूल। ये खतरनाक है, ये टॉक्सिक होता है। जैसे ही हीमोजोइन ग्रेन्यूल हमारे ब्लड में गिरेगा वैसे सिम्टम आ जाएंगे। कौन से, 2 सिम्टम आएंगे, एक चिल और एक फीवर, कपकपी लगेगी और बुखार आ जाएगा। वैसे मलेरिया में 3 सिम्टम होते हैं, पहले कपकपी आती है, फिर बुखार आता है, और फिर बुखार उतर जाता है स्वेटिंग के साथ। तो कपकपी और बुखार जो आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बताओ मलेरिया के सिम्टम कब आएंगे, तो ऑप्शन सुने क्या क्या हो सकते हैं। या तो कहो कि जब आरबीसी रप्चर करेंगे, सही बात है, आरबीसी रप्चर मतलब आरबीसी की साइकिल पूरी हुई है, आरबीसी की साइकिल को इरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं, पीछे बता के आए हैं। तो या तो कहोगे इरिथ्रोसिटिक साइकिल जब पूरी होगी तब सिम्टम आएंगे, आरबीसी रप्चर होगी तब सिम्टम आएंगे, हीमोजोइन रिलीज होंगे तब सिम्टम आएंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए सिम्टम आ गया, ये जो रिलीज हुए पैरासाइट वो फिर से नई आरबीसी में चले गए। अब जब नई आरबीसी में चलेंगे तो साइकिल फिर रिपीट करेंगे, यही वाली, कौन सा, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, और फिर से रिलीज होंगे, तो रिलीज होंगे फिर से नई में जाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे, तो बार बार ये साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। जैसे मान लेते हैं कि आज आरबीसी रप्चर हुई,
आज बुखार आया, चिल हुआ, तो अब दोबारा बुखार कब आएगा? तो कहोगे दोबारा बुखार तब आएगा जब आरबीसी फिर टूटेंगे। तो आरबीसी फिर कब टूटेंगे? भाई मान लेते हैं कि आरबीसी की साइकिल पूरा होने में 3 दिन लगता है, मान लेते हैं। तो अगर 3 दिन की साइकिल है आरबीसी की तो बुखार 3 दिन बाद आएगा, और अगर 2 दिन की साइकिल है तो बुखार 2 दिन बाद आएगा। तो याद रखिएगा रिपीट कब होगा सिम्टम? तो कहोगे रिपीट होगा 3-4 दिन में। 3-4 दिन में क्यों रिपीट होगा? भाई 3-4 दिन में साइकिल पूरी होती है, 3-4 दिन में रिपीट होगा। तो इधर आज बुखार आया, 3 दिन बाद फिर बुखार आया, 3 दिन बाद फिर बुखार आया, 3 दिन बाद फिर बुखार आया, ये चल रहा है। इसी बीच में देखो क्या हुआ, जब ये आरबीसी में गए तो इन्होंने कहा बहुत दिनों से ये चक्कर चला रहे हैं, अब ये बंद करो, अब नई चीज बनाओ। क्या? गेमेटोसाइट। आरबीसी के अंदर नई चीज बना लेंगे, नाम गेमेटोसाइट। गेमेटोसाइट बन जाने का मतलब ही है अब सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली है। मान लेते हैं हमको मलेरिया है, हमारे अंदर आरबीसी के अंदर गेमेटोसाइट है, मच्छर आया हमको काटा और हमारा ब्लड सक किया। पिछली बार आया था तो क्या दे के गया था? स्पोरोजोइट दे के गया था, अब की बार हमने उसको दे दिया है। अब की बार जब वो ब्लड सक करके ले जाएगा तो क्या ले जाएगा? गेमेटोसाइट जो किसके अंदर होंगे? तो वो फीमेल एनाफिलीज सक करेगा ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन। तो फीमेल गेमेटोसाइट जो होंगी कहाँ? आरबीसी के अंदर। वो कहाँ पहुंच जाएंगी? गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। ये जो गेमेटोसाइट हैं ये कहाँ पहुंची? फीमेल एनाफिलीज के गट पर। गेमेटोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल। मेल गेमेटोसाइट मेल गैमीट बना लेंगे, फीमेल गेमेटोसाइट फीमेल गैमीट बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। और क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। अब जरा इधर देखो, मान लेते हैं कि ये स्टमक है, ध्यान सुनिएगा, और यहां ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या बना लिए? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे एनिमल किंगडम में ये अकेला एनिमल है जिसका जाइगोट चलता फिरता है, मूव करता है। कैसे? देखो, जैसे ही जाइगोट बनेगा ये अपना नाम बदल लेगा। क्या? ऊकाइनीट या वर्मीक्यूल। ये ऐसा होता है कीड़े जैसा, तो चलेगा नहीं। और चल के जाना कहाँ चाहते हैं? तो 2 ऑप्शन है, या तो ये फीकल मैटर से बाहर चले आए, इनकी लाइफ साइकिल ब्रेक खत्म, लेकिन हो सकता है ये दीवार तोड़ के अंदर चले जाएं। अगर स्टमक की दीवार के अंदर चले गए तो जाके बना लेंगे क्या? oocyst। फिर बना लेंगे क्या? स्पोरोसिस्ट। और फिर बना लेंगे क्या? स्पोरोजॉइट। बनेंगे कहां? कहां बनेंगे? गट या स्टमक पर बनेंगे। गट यहां है, यहां बनेंगे और ये चढ़ के ऊपर आएंगे और कहां बैठ जाएंगे? तो स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन है गट पर, लेकिन स्पोरोजॉइट कलेक्ट होंगे कहां? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज। अब ये फीमेल एनाफिलीज फिर किसी को काटेगी तो उसको क्या देगी? तो स्पोरोजॉइट देगी, और कहानी फिर से क्या होगी? रिपीट। ध्यान से सुनेंगे, लिखना नहीं है। कोई भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके सेलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट हैं, कहां से आए वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके सेलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट हैं, उसने किसी को काटा, पहले सिलाइवा डाला, फिर ब्लड सक किया। जब सिलाइवा डाला तो स्पोरोजॉइट डाल दिया, इसे कहते हैं पियर्सिंग ऑफ सिलाइवा। और इसी दौरान स्पोरोजॉइट हमको मिल गए। स्पोरोजॉइट ब्लड में जाएंगे, ब्लड से लिवर में जाएंगे, लिवर में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन लिवर में करेंगे और लिवर की सेल को तोड़ेंगे और वहां से निकलेंगे नए पैरासाइट। निकलने के बाद वो आरबीसी में जाएंगे, फिर सप्लाई साइकिल रिपीट करेंगे और फिर तोड़ेंगे आरबीसी, फिर नए निकलेंगे। पर नाम बदल के एंट्री किए थे स्पोरोजॉइट, निकले क्या? क्रिप्टोमिरोजॉइट। एंट्री किए क्रिप्टोमिरोजॉइट तो निकले क्या? मीरोजॉइट। लेकिन साथ में खतरनाक चीज निकल आई, हीमोजॉइन ग्लोड्यूल। आरबीसी टूटी, हीमोजॉइन निकले, और जैसे हीमोजॉइन निकले हैं
वैसे बुखार आया और चिल हो गया। लेकिन जल्दी ही ये नई आरबीसी में चले जाएंगे, नई आरबीसी में जाएंगे, साइकिल ये रिपीट करेंगे। जब जब रिपीट करेंगे तब तब आपको सिम्पटम रिपीट होगा। कई दिन में? 3 से 4 दिनों में। एक तरफ 3-4 दिन 3-4 दिन 3-4 दिन सिम्टम रिपीट हो रहे हैं, दूसरी तरफ देखो क्या चल रहा है। आरबीसी के अंदर जाने के बाद ऑप्शन है या तो रिपीट करो साइकिल, और दूसरा ऑप्शन क्या है, गेमेटोसाइट बना लो। अब जब गेमेटोसाइट बना लेंगे तो फीमेल एनाफिली, अब इसका ब्लड शक करेंगे, का शक करेंगे तो गेमेटोसाइट कहाँ पहुंच जाएंगे, गेमेटोसाइट कहाँ पहुंच जाएंगे, क्या कहोगे? तो गेमेटोसाइट पहुंच जाएंगे गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज के गट में पहुंच के मेल गेमेटोसाइट से मेल गैमीट और फीमेल गेमेटोसाइट से फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद ये चलते फिरने लगेगा। नाम ओकाइनीट या वर्मिक्यूल। ये मोटाइल जाइगोट है। ये क्या है? मोटाइल जाइगोट। तो जरा बताओ मोटाइल जाइगोट कहां पाया जाता है? अभी बता रहे हैं कहां, स्टमक या गट में पाया जाता है। ये मोटाइल जाइगोट चला जाएगा दीवार के अंदर, अंदर जाके बनाएगा oocyst से बनेगा स्पोरोसिस्ट से बनेगा स्पोरोजॉइट। कहां बनेंगे? गट या स्टमक। किसका है? फीमेल एनाफिलीज। और ये चढ़ के कहां जाएंगे? सिलेवरी ग्लैंड। और फिर किसी नए आदमी को काटेंगे और साइकिल क्या होगी? रिपीट। बस आज इतना ही, अगले लेक्चर पर लिखाएंगे तब पढ़ेंगे।